नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना फिलोसॉफी ऑप्शनल 2020 जो रिसेंटली हुआ पेपर है उसका एनालिसिस। सेक्शन बी पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आज हम। उसका पार्ट ए है, हाउ इज क्षणिकवाद अ लॉजिकल डेरिवेटिव ऑफ प्रत्युत्तर समुत्पाद इन बुद्धिज्म एक्सप्लेन। 20 मार्कर का था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं या जिन्होंने क्लास किए हैं या सीरियसली भी अगर जिन्होंने क्लास नोट्स या रेफरेंस बुक्स पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल सा सवाल था। तो मुझे इसमें बहुत कुछ ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं लगी और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया हुआ दिखता है। तो ये इसमें देखो कि एक क्षणिकवाद इज़ अ लॉजिकल कोरोलरी ऑफ प्रत्युत्तर समुत्पाद, दैट इज़ थ्योरी ऑफ बुद्धिज़्म। ये थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस जो क्षणिकवाद है उसके साथ एवरीथिंग हैज़ अ कॉज, यानी कोई भी चीज़ को एक इफेक्ट है, इफेक्ट के पीछे कॉज छुपा हुआ होता है, एंड दैट इज प्रत्युत्तर समुत्पाद एंड हाउ दे आर रिलेटेड लॉजिकली टू ईच अदर, दैट इज़ अ मैटर ऑफ क्वेश्चन ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी यहाँ पे ऐसा हट के नहीं पूछा, बहुत एलैबोरेट करके अच्छे से लिख सकते थे। 20 मार्क्स का था। सो यू शुड हैव बिगिन विद द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड कंक्लूड विद द क्रिटिकल अप्रोच ऑफ। अगर ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिक जो कंपोनेंट है वो सबको पता है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और जो क्रिटिकल अप्रोच है टुवर्ड्स क्षणिकवाद कहिए या प्रत्युत्तर समुत्पाद के बारे में, तो चलो मान के चलते हैं कि सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद ये फेमस थेरीज है। बट अलॉन्ग विद दिस अगर हम क्षणिकवाद के ऊपर फोकस करके बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कई सारे क्रिटिसिज्म मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगेंस्ट द दिस थेरी लाइक जैना ने, अद्वैत वेदांत ने, चारवाका ने भी कुछ कहा है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल यानी रीबर्थ वगैरह पे। तो वो डेफिनेटली आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। तो ऐसे आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बन सकता है बाय इंक्लूडिंग दिस क्रिटिकल अप्रोच एज वेल। तो काफ़ी इजी था क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये बी लिखना था यहाँ पे, 6 का बी। दिस वाज अ 15 मार्क्स। क्रिटिकली इवेलुएट चारवाकाज रिजेक्शन ऑफ आकाश एज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी एंड एग्जामिन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अभी ये थोड़ा सा सबको अगर रेगुलरली जिन्होंने दत्तायन चटर्जी पढ़ा है अच्छे से उनके लिए काफ़ी आसान था, क्योंकि क्लास नोट्स में शायद ये कहीं दिया नहीं होता है, या दिया भी होता है तो पासिंग रेफरेंस होता है। बट उसके ब्रीफली आर्ग्यूमेंट्स जो दिए गए हैं वो दत्तायन चटर्जी के जो पेज नंबर मैंने मेंशन किया है, रिसेंट जो वर्जन है उसका, उसमें पेज नंबर 58 पे वो मेंशन है। सो ये एक्चुअली चारवाका मेटाफिजिक्स का क्वेश्चन था। यू शुड हैव बिगिन विद दिस वे कि एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स ये दो इम्पॉर्टेंट विंग्स होते हैं फिलोसॉफी के। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन किस सेट में बैठ रहा है ये वहाँ से अगर इंट्रोडक्शन करो तो बहुत बेहतरीन आपका अंडरस्टैंडिंग है ये लगता है। सो चारवाका डोंट एक्सेप्ट पंचभूतास, rather they say world is made of the four elements, that is air, fire, water and earth, and they do not accept ether, that is akash। यहाँ पे चारवाका explains that there is no soul on this on his so his argument against that need to be present here, कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। अभी ये हम सबको पता है कि सोल इज रिजल्टेंट ऑफ दिस मटेरियली ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स टुगेदर विच वी कॉल्ड नॉर्मली एज अ बॉडी। तो बॉडी का जो ये असिमिलेशन हुआ है अलग अलग मटेरियल चीज़ों का, कंपाउंड का एक साथ आके ये जो बॉडी बनी है, इसका रिजल्टेंट है वो कॉन्शियसनेस। एंड वो कॉन्शियसनेस को इसलिए कहता हूँ कि मैं, तो वो जो सोल एज जैसे एक इटरनल एलिमेंट कहा जाता है, जैसे अद्वैत वेदांत वगैरह कहते हैं कि वो एक प्योरली एवरलास्टिंग, और जैसे पुरुषा के बारे में सांख्या कहते हैं, तो वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। रैदर ये बॉडीली एग्जिस्टेंस के अलॉन्ग वो रहता है। तो वंस यू डाई देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज सोल। तो वो इटरनल जो नॉन मटेरियल सोल की बात करते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो बॉडीली कॉन्शियसनेस को ही इंडिकेट करते हैं एज अ सोल। तो उनका ऑब्वियसली ये कहना है कि बॉडी अगर डेड होती है या वंस द लाइफ ऑफ द बॉडी एंड्स, उसके साथ साथ सोल भी एंड हो जाती है। तो कहाँ से ट्रांसमाइग्रेशन का सवाल आता है, कहाँ से रीबर्थ का सवाल आता है। तो सारी जो मेटाफिजिकल या विच इज़ बियॉन्ड आवर माइंड एंड दैट एग्जिस्टेंस, तो वो सारी चीज़ों को ये डिनाई कर देते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मटेरियलिज्म। सो एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे रेड टिंज ऑफ अ बीटल नट्स, जैसे पान खाने के बाद जो रेड टिंज, पान देखते वक्त तो ऐसा लगता है कि वो ग्रीन है या उसका जो मिक्सचर है वहाँ पे कहीं पे ऐसा रेडिशनेस दिखता नहीं है, बट वंस यू च्यू इट तो उसके बाद जो रेडिश टिंज निकलता है दैट इज़ एक्चुअली ही रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसके अगेंस्ट डेफिनेटली क्रिटिसिज्म है। जैना ने भी काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो वो फिर से आपको यहाँ पे कोट करना पड़ेगा बिकॉज 15 मार्क्स का है और एक क्रिटिकली इवेल्युएट लिखा है।
एज यूजुअली आई डिस्कस दिस कि एवरी टाइम यू नीड टू डिस्कस कि यू नीड टू फोकस अपॉन कि टेल ऑफ द क्वेश्चन क्या है. टेल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट लिखा हुआ है, तो उसको क्रिटिसिज्म भी डेफिनेटली है तो लिखने भी चाहिए. तो दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर. सो व्हेन सोल कांट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इट्स इमॉर्टैलिटी इज मीनिंगलेस. दस रीबर्थ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इज नॉट पॉसिबल. अब हमको जनरली पढ़ते पढ़ते ये एक रेगुलर हैबिट हो जाती है कि ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल बोलने के बाद हमको बुद्धिज़्म ही याद आता है. बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है. ये हर चीज़ कहीं ना कहीं पे लिखी होती है, बस हमारा रेफरेंस बुक को रिवाइज करने का जो नंबर ऑफ क्वांटिटेटिवली हम देखते हैं तो वो बहुत कम होता है. इसके वजह से हमको सिर्फ कोई एक शब्द किसी एक फिलोसॉफी के साथ ही रिलेट करके याद आता है. बट ऐसा नहीं होता है. ये इसी के लिए ज़रूरी है कि आप वो एक टिपिकल क्लास नोट्स के एरेना से बाहर आओ और देखो कि यहाँ पे दो तरीके के डिफरेंट सवाल पूछे हैं. एक है मेटाफिजिकल क्वेश्चन दैट हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू चारवाका, पहला पॉइंट जिसमें आकाश के बारे में आपको एग्जामिन करना है. दूसरा है कि उनका क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द सोल, यानी उन्होंने दो सवाल पूछे, एक द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दूसरा द कंसेप्ट ऑफ सोल अकॉर्डिंग टू चारवाका. सो ऑब्वियसली उसके साथ उसके क्रिटिसिज्म भी आने चाहिए, जो दत्तायन चटर्जी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, वो आपको जैनिज़्म से उठाने पड़ेंगे. तो जो कैंडिडेट ने वो वहाँ से उठा के यहाँ कोट किए हैं उसको डेफिनेटली आउट ऑफ 15 8+ मिलेंगे. बट जिन्होंने उसको भूल चुके हैं और ये सिर्फ इतना ही मेंशन किया है, उनको शायद बिलो 7 और बिलो 6 कहीं ना कहीं पे मिलेंगे. पॉसिबली अगर आकाश का कंसेप्ट आता है तो वैसे का एक ऐसे फिलोसोफर है जिन्होंने ईथर को बहुत एलैबोरेटली डिस्कस किया एज अ सबस्ट्रेटम ऑफ अ साउंड, तो आप वो भी उसको जस्ट एक पासिंग रेफरेंस दे सकते हो. तो थोड़ा सा उससे वैल्यू एडिशन हो जाता है आंसर में. ऐसे फिलोसॉफी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप इधर से उधर यूज़ कर सकते हो, लेकिन उतनी लिबर्टी आपने खुद के आंसर्स में रखनी चाहिए, उतना खुद ने स्कोप देना चाहिए अपने आंसर्स को डेवलप होने के लिए. तो दैट्स हाउ यू कैन स्कोर बेटर इन द फिलोसॉफी आई थिंक. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 का सी. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अन्यथा सिद्ध एंड अनन्यथा सिद्ध इन द कंटेक्स्ट ऑफ असत्कार्यवाद, 15 मार्क्स. सबसे सही बात यह है यूपीएससी की कि उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि ये किसकी फ़िलॉसफ़ी से पूछा है. तो जो ऊपर ऊपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जिनको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली किस तरह से फ़िलॉसफ़ी पढ़ना चाहिए, वो लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख के थोड़ा 3-4 मिनट तो हैंग हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, या ये कहाँ से पूछा गया है, या किसकी फ़िलॉसफ़ी में असत्कार्यवाद है. अगर वो थरोली अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते. लेकिन अगर सत्कार्यवाद एक बार भी अगर पढ़ा है आपने कि मैंने नॉर्मली यूपीएससी के बच्चे जो फिलोसॉफी पढ़ते हैं वो सत्कार्यवाद के ऊपर ज़्यादातर एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी एनालिसिस दिया है ना, कि जैसे सांख्या का सत्कार्यवाद, ओके, और जैसे और अद्वैत वेदांत का सत्कार्यवाद जो ब्रह्म विवर्तवाद कहते हैं उसको, एक परिणामवाद है एक विवर्तवाद है, तो जनरली हम उसमें ही ज़्यादा घुल के रह जाते हैं. सो यूपीएससी ने क्या किया है, सत्कार्यवाद पे क्वेश्चन ना पूछते हुए असत्कार्यवाद पे पूछा, और वो भी उसके टिपिकल कंसेप्ट्स को लेके सवाल पूछा है. तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ता है कि रेयर फैक्ट्स पे कैंडिडेट कितना फोकस करता है. सो दिस वाज सिंपली बेस्ड ऑन द न्यायास थ्योरी ऑफ कॉजेशन, दैट इज असत्कार्यवाद. वी ऑल नो सत्कार्यवाद जैसे मैंने अभी कहा था. सो अनन्यथा सिद्ध इसका मतलब होता है कॉज अनकंडीशनली प्रिसेड्स इफेक्ट. जैसे इनका जैसे असत्कार्यवाद का कहना ही वो है कि जो कॉज है दैट एक्चुअली प्री एग्जिस्ट इन द इफेक्ट, और जो अनकंडीशनली होता है यानी इफेक्ट के पहले वो कॉज अनकंडीशनली वहाँ होता ही होता है, उसको वो अनन्यथा सिद्ध कहते हैं. और अन्यथा सिद्ध का मतलब होता है यहाँ पे एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट्स. ये कोई सडनली ऐसा होता है, ऐसा एग्जिस्ट हो जाता है एज एन बिफोर द इफेक्ट. सो न्याय गिव्स एक्चुअली 5 काइंड्स ऑफ एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट्स विच ए कैंडिडेट नीड टू एलैबोरेट हियर. तो आपको अगर सी डी शर्मा का पेज नंबर 205 पे रेफ़र करोगे, आपको वो सारा का सारा कॉजेशन के टाइटल के अंदर पढ़ने मिलेगा, जहाँ पे उन्होंने ये 5 एक्सीडेंटल एंटीसीडेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से विद एग्जांपल कोट किया हुआ है. वो आप पढ़ सकते हो, वो यहीं पे डायरेक्टली यूज़ करना था. तो जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की बात अगर हम करते हैं तो खुद को सवाल पूछने चाहिए फिलॉसफी में, हर बार पढ़ते जाना या रिवाइज करते जाना. इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि डू यू फाइंड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, एंड इफ़ यू फाइंड आंसर टू दिस थिंग्स इन द रेफरेंस बुक्स, वो आपको परमानेंटली याद रहेंगे. इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स, आई रिपीटेडली से दिस. कंसेप्ट समझ में आ गया
तो उसके बारे में आगे कभी भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर पता ही नहीं है कि उसको कैसे वो बात कर रहे हैं, जैसे सोल के बारे में चारबागा का कभी लोग लगता है कि हाँ वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, बट एग्जैक्टली एक्सेप्ट नहीं करते का मतलब क्या है, हाउ दे आर गिविंग द आर्ग्यूमेंट्स फॉर दैट, how many points you can quote there, 1 2 4 5 10, and based on that you will be getting the marks. That's very simple in यूपीएससी। तो आर्ग्यूमेंट्स को वन बाय वन याद रखना ही यूपीएससी की सबसे बड़ी स्किल है, रादर फिलोसॉफी की स्किल है। तो ये अगर कर पाओ ना आप, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ये फिलोसॉफी जैसा ऑप्शनल बहुत डिफिकल्ट सा है। बट अगर इस तरीके से पढ़ते हो तो ही कुछ मतलब बनेगा, नहीं पढ़ते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ के दूसरा ऑप्शन ले लो। So along with this, you can briefly discuss the criticism against the असत्कार्यवाद in conclusion. Quite an important, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन भले ही पूछा उन्होंने, बट एक पासिंग रेफरेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद ये जब दो विंग्स है, तो हाउ सत्कार्यवाद इज ट्राइंग टू पुट देयर ओन एजेंडा या ओन फिलोसॉफी, तो वो कहीं ना कहीं पे असत्कार्यवाद को क्रिटिसाइज करके ही प्रेजेंट करेगी। तो वो एक 2-3 लाइन का लाइन्स का राइटअप होगा जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। So that's how we'll make your question better and more better. So this was all about the question number 6 of section B paper 1. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वाइट सिंपल है, बट हमको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है कि क्या मैं थरोली स्टडी कर रहा हूँ, क्या मैं डिज़ाइन पाथ पे चल रहा हूँ। इफ़ नॉट देन यू विल बी एट अ रिस्क, बिकॉज फिलोसॉफी के सवाल अभी बहुत जनरल वे में नहीं आ रहे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज पुट अ मेल ऑन दिस पर्टिकुलर मेल आईडी। और आगे चल के मैं जो क्लास लेने जा रहा हूँ 1 February 2021 से, इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड देन जस्ट पुट मी अ मेल और यू कैन कॉल डायरेक्टली। और उस पूरे कोर्स को, जैसे फिलोसॉफी का ऑप्शनल का कोर्स है 3.5 months में, at only 25,000 rupees we are going to give you all the notes and details. And along with that, the most important thing is I will be with you throughout your journey of UPSC। और जब तक आपको फिलोसॉफी में 290 प्लस स्कोर नहीं हो जाता, मैं पूरी कोशिश मेरे साइड से करते रहूँगा। सो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर द काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क in the philosophy optional, do register to our online batch. Thank you so much guys and wish you all the best.